ऐसा लगा कि किसी ने उसके होंठ सिल दिए हैं, लेकिन उसका खामोश चेहरा मानो कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मेरे सभी सवालों का एक ही जवाब होता, खामोशी। वो क्लास में होकर भी कहीं बहुत दूर होती, खोई सी, लेकिन उसके दिमाग के पन्ने कोरे नहीं थे। काफी कुछ लिखा पढ़ा जा रहा था, पर बयां नहीं हो रहा था। मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना है। वो यहाँ पे नहीं है मैडम। तो कहाँ है? गांव में। तो यहाँ तुम्हारे साथ कौन है? दीदी। दीदी को बुलाओ कल। नेहा ने अपनी टीचर मेघा से झूठ बोला था। उसके माँ बाप गांव नहीं गए थे। अरे अजीत, संजय, रोज रोज बोलना पड़ेगा मुझे? एक दिन अपने आप तैयार होके स्कूल नहीं जा सकते तुम लोग? अरे पढ़ोगे नहीं ना तो हम जैसा बनोगे। नेहा का पिता आनंद शर्मा फल बेचने वाला था और उसकी मां नम्रता लोगों के घरों में काम करती थी। कठिन जिंदगी थी, पर तनाव का कारण सिर्फ गरीबी नहीं थी। 13 वर्षीय नेहा के साथ कुछ हो रहा था, कुछ ऐसा जिसने उसके दिलो दिमाग को परेशानी की गिरफ्त में धकेल दिया था। नेहा की तकलीफ सन्नाटे में लिपटी थी, लेकिन उसकी क्लास टीचर को नेहा के मन की सिसकियां सुनाई दे रही थी। कुमार अवस्था में अपने डगमगाते कदम रखने वाले बच्चे अक्सर अपनी भावनाओं और अपने तजुर्बों को जुबान नहीं दे पाते, लेकिन उनके मासूम चेहरे और उनकी कोमल आंखें दर्द और डर दोनों के निशब्द आईने होते हैं। अरे नेहा, आजा आजा अंदर आ। मैं तेरे स्कूल आऊं? क्यों, क्या गड़बड़ की है तूने? मैंने कुछ भी नहीं किया है काजल दीदी। तो फिर तेरी टीचर क्यों मिलना चाहती है मुझसे? बोलना क्या हुआ स्कूल में? अरे अब इतना भी क्या पुलिस वालों की तरह सवाल कर रही है काजल? अब टीचर ने बुलाया तो मिला ना। काजल, तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ है? नहीं मैडम। क्यों? क्लास में ध्यान ही नहीं होता इसका, रोज होमवर्क इनकम्प्लीट। क्या बात है? क्यों नेहा, क्या कह रही है मैडम? देखो नेहा, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकते हो, डरो मत। अच्छा, मुझे नहीं तो अपनी दीदी को तो बता सकते हो। बताओ क्या बात है? घर पर भी ऐसी ही रहती है, खोई सी, गुमसुम सी? मैडम वो दरअसल नेहा माँ बाबा के साथ रहती है। शादी के बाद मैं अपने घर पे रहती हूँ। हाँ, लेकिन जब से तुम्हारे माँ बाप गाँव गए हैं तुम ही देखभाल करती होगी ना। काजल दीदी, मैं माँ बाबा को बीच में नहीं लाना चाहती थी, इसलिए मैंने टीचर से झूठ बोल दिया। लेकिन क्यों सर? विक्रम ने क्या किया है? काजल शर्मा, तुम्हारे पिता आनंद शर्मा ने विक्रम और उसके माँ बाप पर तुम्हारी किडनैपिंग की शिकायत की है। लेकिन मैं किडनैप नहीं हुई हूँ। लेकिन तुम अभी तक 18 की भी नहीं हुई। आनंद शर्मा, तुम्हारी काजल इस विक्रम जायसवाल के घर मिली है। बड़ा चालाक है ये विक्रम, पहला फुसला के भगा ले गया बच्ची को। नहीं सर, ये सच नहीं है सर। काजल खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है। काजल सच बताना सर को क्या है? हाँ सर, विक्रम बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे साथ किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं की सर, मैं खुद गई हूँ उसके साथ। हम दोनों शादी करने वाले हैं। काजल, शादी तुम तब तक नहीं कर सकती जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती। तुम नाबालिग हो। और विक्रम जायसवाल, चार्ज तो बनता है तुम्हारे खिलाफ जबरदस्ती ले जाने का। मैं और काजल तो एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। बकवास कर रहा है ये। प्यार व्यार के नाम पे पता नहीं क्या कांड किया है हमारी इज्जत के साथ। सबके सामने तू अपने माँ बाप का नाम उछाल रही है, इसका साथ दे रही है तू? जो सही है मैं उसी का साथ दे रही हूँ, और मुझे आप लोग के साथ नहीं रहना है। मेरी भी अपनी कोई मर्जी है। सुनो काजल, कानून ये कहता है कि तुम विक्रम जायसवाल के साथ नहीं रह सकते। लड़की को मेडिकल के लिए ले जाओ, और नाइक, इस विक्रम जायसवाल को हिरासत में लो। नहीं सर। काजल, क्या हुआ? नेहा कुछ बोल ही नहीं रही है, पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ।
माँ आई नहीं काम से? नहीं बाबा। संजय और अजीत भी नहीं आए स्कूल से? नहीं। क्या बात है बेटा, आजकल बड़ी उदास रहती हो? उसके होंठों की खामोशी, उसकी आंखों का सन्नाटा आखिरकार चंद शब्द बनकर कागज पर उमड़ पड़ा। उस चिट्ठी में एक राज था जो उसके कांपते हाथों ने लिखा था और वो टीचर्स रूम की तरफ चल पड़ी थी। पता नहीं कितनी देर से वो वहां खड़ी थी, ये सोचती हुई कि चिट्ठी दूं या नहीं। आखिरकार उसने हिम्मत जुटा ही ली, चिट्ठी मुझ तक पहुंचा दी। मेरे पूछने पर फिर खामोश रही और पलटकर चली गई। शब्द बहुत कम थे, दर्द बहुत ज्यादा। पढ़कर रूह कांप गई मेरी। एक भरोसेमंद टीचर को अपनी पीड़ा व्यक्त करने की हिम्मत नेहा को एक वर्कशॉप से मिली थी। चिट्ठी देने के 3 दिन पहले नेहा के स्कूल में एक एनजीओ ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था। उस वर्कशॉप की बदौलत नेहा एक बेहद दुखद अंधेरे से राहत की रोशनी की तरफ अपना पहला कदम उठा पाई थी। हम एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं, है ना? जब हम खुश होते हैं तो एक दूसरे को गले लगाते हैं, ऐसे। जब हम झगड़ते हैं तो एक दूसरे को धक्का देते हैं, उन्हें खींचते हैं, एक दूसरे पर लपकते हैं, राइट? बच्चों, टच करना, स्पर्श करना, छूना अपनी भावनाओं को बताने का तरीका है। जब हमें माँ गले लगाती है, चूमती है या पिताजी सर पर हाथ फेरते हैं, पीठ थपथपाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। हम पहचान जाते हैं कि ये सही स्पर्श है। पर कुछ स्पर्श ऐसे होते हैं जिनके होते ही हमें अच्छा नहीं लगता। स्पर्श 2 तरीके के होते हैं, सही स्पर्श और गलत स्पर्श। ये मेरी स्टूडेंट है, हम सहेलियां भी हैं, लेकिन हम एक दूसरे के शरीर की इज्जत करते हैं। शरीर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें हम नहीं छूते। वो हमारे शरीर के प्राइवेट अंग हैं जिन्हें कोई भी कहीं भी नहीं छू सकता। चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो अजनबी हो, कोई भी हो। और अगर कोई भी आपके उन प्राइवेट अंगों को छू रहा है तो वो आपको संकेत देता है कि ये स्पर्श सही नहीं है, ये गलत है, ये बैड टच है। इस बैड टच, गलत स्पर्श को समझना बहुत जरूरी है। गलत टच होते ही आपको अंदर से बुरा लगेगा। गलत टच होते ही आपको क्या करना है? पहली बात, आपको चुप तो हरगिज नहीं रहना है। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ये बात अपने मम्मी, पापा या किसी बड़े को बतानी है जिस पर आप भरोसा करते हो। वो आपकी बड़ी बहन या टीचर भी हो सकती हैं। अब ध्यान से देखना और सुनना। ये चार्ट है हमारे प्राइवेट अंगों के। अगर आपके होठों पर कोई किस करता है तो ये बैड टच है, आपको बोलना है नो, नॉट अलाउड। अगर आपके सीने पर कोई हाथ रखता है तो ये भी बैड टच है, आपको बोलना है नो, नॉट अलाउड। पेट के नीचे, पैरों के बीच में या फिर पीछे छूता है तो आपको बोलना है नो, नॉट अलाउड। ये सारे बैड टच हैं, गलत स्पर्श। अगर कोई आपको गलत स्पर्श कर रहा है तो वहाँ से निकलकर सीधे ये बात किसी बड़े को बता देनी चाहिए कि क्या हुआ है। इसमें शर्म की या डरने की कोई बात नहीं है। गलत वो है जो आपको गलत स्पर्श कर रहा है, आप नहीं। अगर आपको कोई डरा रहा है तो भी डरिए मत, हिम्मत करके ये बात अपने मम्मी, पापा या टीचर को बता देनी चाहिए। रुकिए रुकिए,
अगर कोई भी आदमी किसी के भी साथ अपनी ताकत लगाकर ज़बरदस्ती या प्यार से गेम के नाम पर इस तरह से छूता है या गंदी हरकतें करता है तो ये गलत है, ये जुर्म है। बच्चों, अगर आप में से किसी को भी लगता है कि किसी ने आपको गलत तरीके से छुआ है तो आपको बिना डरे, बिना हिचकिचाए बोलना है। जैसे जब आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो आप कैसे जाके मम्मी को बता देते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल उसी तरह किसी ने आपको इन 4 जगहों पर छुआ तो आपको किसी बड़े या मम्मी को जाके बताना है। शेयर करने में कोई बुराई नहीं है, समझ गए? आपके नोटिस बोर्ड पर हमने अपने पोस्टर्स लगा दिए हैं जिसमें हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। अगर आपको कोई रॉन्ग टच करता है, गलत स्पर्श करता है या परेशान करता है तो आप हमसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। आप अपने घर के बड़े या टीचर्स से भी इस बारे में बेझिझक बात कर सकते हैं। नेहा मैडम, मेरे बाबा रोज़ मुझे गलत तरीके से छूते हैं, गंदी हरकत करते हैं। मैंने माँ को कई बार बोला है और हर बार वो मुझे चुप रहने के लिए कहती है। मुझे बहुत गंदा लगता है, दर्द होता है। हेलो हेलो गीता जी, मेरी क्लास की एक बच्ची को प्रॉब्लम है। क्या नाम है उस बच्चे का? नेहा, नेहा शर्मा। ओके, क्या नेहा ने खुद तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताई है? कागज़ पर 4 लाइन लिखकर मेरे टेबल पर छोड़कर चली गई। आज स्कूल के बाद क्या तुम उसे अपने पास रोक सकती हो? मैं आकर उससे बात करना चाहूँगी। मैं आपका वेट करूंगी। नेहा, तुमने सबसे मुश्किल कदम उठा लिया है। बहुत बहादुर हो तुम और हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए बिना कुछ छुपाए सब कुछ बता दो हमें। 'ए काजल, ए काजल, चल पापा को चाय बना के पिला। मैं नहीं बनाने वाली, मुझे खेलना है। बड़ी बदतमीज हो गई है ना तू, देखता है तुझे। दीदी, मुझे भी खेलना है, बाद में खेलना। नेहा, तुम नेहा, आजा बेटा, तू आजा, आजा पापा के पास, मैं खेलूंगा तेरे साथ। हाँ, आजा, अपने ठेले पे बिठा के सैर कराऊंगा। हाँ, चल। 7 साल की उम्र में नेहा को सही स्पर्श, गलत स्पर्श, गुड टच, बैड टच के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उसके बारे में उसे किसी ने बताया नहीं था। और उसको गलत स्पर्श करने वाला उसका अपना पिता था। 7 साल की बच्ची ये कैसे समझ पाती कि उसके पिता का स्पर्श बैड टच है? सात साल की थी तुम और ये तुम्हारे साथ रोज होता था। नेहा ने अपने माँ को भी बताया था, है ना नेहा?
नेहा को यह समझने में वक्त लगा कि उसका पिता जो उसके साथ करता आया था वो गलत था। मेरे अलावा किसी को बोला तूने? नहीं माँ। तो बोलना भी नहीं, चुप रहे। लेकिन माँ मैं नहीं बोला है ना, और मुझे भी कुछ मत बताना, कुछ भी नहीं। बस मैं तुझे कुछ दवाइयां दूंगी, वो ले लेना, खा ले इसे। नेहा को अजीब लगा था कि टीवी पर दिखाए गए रेप सीन को उसकी मां ने गंदा कहकर चैनल बदलवा दिया था, पर वो अपने ही घर में अपनी ही बेटी के साथ हो रहे उसी जुर्म से मुंह फेर रही थी। तुम्हारी माँ तुम्हें जो दवाइयाँ दे रही थी उसका नाम जानती हो तुम? मैडम, ये बच्ची की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। पिछले 6 साल से उसका सेक्सुअल एब्यूज चल रहा है और शोषण करने वाला है उसका अपना बाप। उसने बड़ी ही क्लैरिटी के साथ अपनी सारी डिटेल्स हमें बताई है कि क्या क्या हो रहा था उसके साथ। मैम, मुझे इस स्कूल में 3 ही महीने हुए हैं, लेकिन डे 1 से नेहा मेरी नज़र में रही है। हमेशा ब्लैंक, डिस्टर्ब्ड, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हमने जो वो वर्कशॉप किया था अवेयरनेस वाला, उसके बाद वो सामने आई और मुझे आकर वो नोट दिया। मुझे लगता है उस वर्कशॉप से उसे हिम्मत मिली। लेकिन गीता, तुम्हें क्या लगता है सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। लेकिन गीता, एक तरफ होगा बच्ची का बयान और दूसरी तरफ होगा उसके माँ बाप का स्टेटमेंट। हमारा पक्ष थोड़ा कमजोर हो सकता है। मेघा कह रही थी कि उसकी एक बड़ी बहन है जो उसे मिलने स्कूल आई थी। हाँ मैम, उसका नाम है काजल जायसवाल, लेकिन नेहा ने उसके साथ ये बात शेयर नहीं की है। जब उसकी माँ ने ही उसे सपोर्ट नहीं किया तो बाकी घर वालों से उसका कॉन्फिडेंस हट गया होगा। हमें उसका कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा। वो हमारे पास आई है। सबसे पहले हम पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट लॉन्च करते हैं। अवेयरनेस वर्कशॉप से हिम्मत पाकर नेहा अपनी तकलीफ के बारे में एक चिट्ठी के जरिए बोल पाई थी। नेहा की दबी आवाज को उसकी स्कूल टीचर मेघा और एनजीओ के कार्यकर्ताओं ने कानून के कानों में बुलंद कर दिया। पूरे 6 साल नेहा के साथ उसके अपने घर में उसके अपने पिता के हाथों उसका यौन शोषण होता आया था। नेहा ने अपनी मां को इस भयंकर हादसे के बारे में बताया भी था, लेकिन उसी वक्त उसकी आवाज को खामोश कर दिया गया। जब एक मां अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है तो उस बच्ची का किसी पर भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है। गीता जी, मुझे पता है मामला नाजुक है, लेकिन फिर भी हमें बच्ची से तो बात करनी ही पड़ेगी। सिर्फ बात नहीं इंस्पेक्टर, आपको एफआईआर दर्ज करनी होगी। देखिए, अगर जुर्म हुआ है तो एफआईआर तो होगा ही होगा। हमारी लेडी कांस्टेबल बच्ची से बात करेगी। उसे और हौसला देने के लिए आप दोनों वहां मौजूद रह सकती हैं। उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी। अक्यूज को गिरफ्तार करने के लिए पीड़ित का स्टेटमेंट होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। गीता जी, हम भी बच्ची का भला ही चाहते हैं। क्या बात है? तुम्हारे पति आनंद शर्मा कहाँ है? वो बाजार गए हैं। कौन से बाजार? वो सब्जी मंडी में ठेला लगाते हैं। लेकिन बात क्या हुई है साहब? बात यह है नम्रता जी कि कोई बात ही नहीं हुई। इतने बड़े हादसे को आपने चुप्पी में घोट दिया। बिस्का दर्जन, बिस्का दर्जन, बिस्का दर्जन, बिस्का दर्जन, बिस्का दर्जन, बिस्का दर्जन। कहाँ है तुम्हारा पति? वो रहे।
ये क्या बात कर रहे हो साहब? नेहा हमारी बेटी है, सगी बेटी, खून है हमारा। आप लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे मैं गरीब हो तो क्या, कुछ भी बोलोगे आप लोग? आनंद शर्मा, नेहा ने हमें सब कुछ बता दिया है कि पिछले 6 साल से तुम उसके साथ क्या क्या कर रहे थे। नम्रता जी, नेहा ने हमें यह भी बताया कि उसने आपसे यह सब कुछ कहा था और आपने उसे चुप रहने के लिए कहा था। अरे नेहा की माँ, ये हो क्या इन लोगों को? दिमाग खराब कर दिया हमारी बच्ची का। किसी ने भड़काया या बहकाया मेरी नेहा को? उसने मुझे कभी भी कुछ नहीं बोला इस सब के बारे में। इस सब के बारे में नेहा ने आपको बताया था 1 साल पहले। आपने क्या किया? उस बच्ची के मुंह में गोली ठूस दी। कौन सी गोली खिला रही थी बच्ची को? नहीं साहब, उसने मुझे कुछ नहीं कहा। कोई गोली वोली नहीं दी थी मैंने उसे। बल्कि मैं तो पहली बार सुन रही हूँ कि नेहा के बाबा ने उसके साथ। चुप! ये सब का सब साजिश है नम्रता, तुम समझ नहीं रही हो। कुछ खिला पिला करके वश में कर लिया है इन लोगों ने। अरे दवा तो इन लोगों ने पिलाई है हमारी बच्ची को। शिकायत तो दर्ज हो चुकी है। नेहा को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। डॉक्टर उसे चेक करेंगे और फिर खुलेगा तेरे 6 साल के करतूतों का चिट्ठा। साहब ये सब झूठ है साहब, मुझ गरीब को जीते जी मार रहे हो साहब। साहब इतने गलते इल्जाम के बाद मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? साहब साहब। नम्रता, तुम सरासर झूठ बोल रही हो। नेहा क्यों कहानियां बनाने लगी? उस बेचारी पर तो वैसे ही कितना भयानक अत्याचार हो रहा था और उसने तुम्हें बताया भी था, पर तुमने कुछ नहीं किया। कैसी औरत हो तुम? कैसी माँ हो तुम? मैम साहब, उसने मुझे 1 साल पहले कुछ नहीं बोला, बस 3 दिन पहले बोला है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती वो आपके पास आ चुकी थी। सच कह रही हूं मैं। सोचिए मुझ पर क्या बीत रही होगी। कुछ नहीं बीत रही है तुम पर, बस तुम डर गई हो कि आगे क्या करोगी। नम्रता देखो, अब तो बता दो कि कौन सी दवा दे रही थी तुम नेहा को? हाइमन रैप्चर्ड एंड इट इज एन ओल्ड रैप्चर। इस लड़की के साथ काफी लंबे समय से सेक्सुअल असॉल्ट होता आया है। मैं अभी पहुंच रही हूँ। क्या हुआ काजल? विक्रम, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है। पर हुआ क्या है? नेहा की बड़ी बहन काजल पुलिस के सामने हाजिर हुई। शादी होने से पहले तक वो उस घर का हिस्सा थी। पुलिस उससे ये जानना चाह रही थी कि क्या उसे नेहा के साथ हो रहे यौन शोषण की कोई भनक थी। अब काजल ने जो खुलासा किया उसने सबके होश उड़ा दिए। काजल, डॉक्टर की रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि नेहा पर बलात्कार हुआ है। पर नेहा ने हमें बताया कि उसने ये सारी बातें तुम्हारी मां को बताई थी 1 साल पहले, पर तुम्हारी मां ने कुछ नहीं कहा, बल्कि नेहा को चुप रहने के लिए कहा। काजल, क्या तुम इस सब के बारे में कुछ जानती हो? काश नेहा ने मुझसे बात की होती, मां से नहीं। मुझसे बेहतर उसे और कोई समझ नहीं पाता। लेकिन गलती मेरी ही है। मैं क्यों चुप बैठी रही? क्यों मैंने नेहा को नहीं बचाया? देखो, जो कुछ कहना है वो साफ साफ कहो, डरो मत। विक्रम और मैं कॉलेज में मिले सर। हम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब बोल भी दो यार। तुम्हें पता है कितना जरूरी होता है आई लव यू कहना? डर लगता है विक्रम। ओ, तो अब तुमको मुझसे डर लगता है ना? नहीं, सच बोलने से। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? नहीं विक्रम, सच्चाई ये है कि अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता चली तो तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, और अगर मैंने तुमसे अपनी सच्चाई छुपाई तो मुझे मेरा प्यार बहुत ही खोटा लगेगा। अभी पहेलियां मत बुझाओ यार काजल। और तुम ये मत सोचो कि मैं क्या सोचूंगा या क्या करूंगा। बस आर या पार कर दो, जो दिल में है ना उसे बोल दो, और यकीन करो मैं कबूल करूंगा।
मेरा रेप होता है विक्रम। क्या कह रही हो काजल तुम? हाँ, बहुत साल पहले पहली बार हुआ था। उसके बाद बार बार लगातार होता है। पर कौन? नहीं सुन सकोगे तुम। अरे कौन काजल, कौन? मेरे बाबा। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। अगर वो कोई बाहर का आदमी हो, कोई अनजान इंसान हो, तो तुम रो सकते हो, तुम लड़ सकते हो। फिर अगर तुम्हारा सबसे पहला रक्षक हो, अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा करे, ए काजल, ए काजल, चल बाबा को चाय बना के पिला। मैं नहीं बनाने वाली, मुझे खेलना है। नेहा, आजा बेटा, तू आजा, आजा बाबा के पास, मैं खेलूंगा तेरे साथ। हाँ, तुम वो घर छोड़ दो काजल, और मेरे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें उस घर में नहीं लौटने दूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें अपने साथ रखूंगा पूरी लाइफ। तुमसे बहुत प्यार करता हूं काजल, बहुत। शादी के लिए पूछ रहा हूं, अब तो आंखें दो। मैं विक्रम के साथ भाग गई, लेकिन फिर बाबा ने उसके खिलाफ किडनैपिंग का कंप्लेन दर्ज कर दिया, विक्रम को अरेस्ट करा दिया। पर सर ऐसा मत कीजिए। सर विक्रम ने मुझे किडनैप नहीं किया है सर, ये गलत है सर, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो वो मेरे बाबा हैं। मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा काजल, तुझे पता भी है तू क्या बक रही है? देखो देखो कितनी गंदी बात कर रही है हमारी बेटी। ऐसा दिमाग करके छोड़ दिया है उसने, पता नहीं किस गटर का पानी डाल दिया है इसके दिमाग में। माँ, अगर किसी को जेल होनी चाहिए तो ये आदमी है। सर, ये मामला मुझसे ताल्लुक रखता है। क्या मेरी बात कोई नहीं सुनेगा? क्या मेरा कोई हक नहीं है? बोलो, क्या बोलना है? विक्रम मेरे होने वाले पति हैं, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। लेकिन सर, ये आदमी, ये राक्षस है, राक्षस। अगर आपको अरेस्ट करना है सर, तो इसको अरेस्ट कीजिए, आप इसे जेल में रख दीजिए हमेशा हमेशा के लिए। मैं सच कह रही हूँ सर। साहब, ये पागल हो गई है। पागल हो गई तू? चुप। बाबा की शिकायत के कारण विक्रम को 2 महीने की जेल हुई सर, और मुझे जबरदस्ती बाबा के घर लौटना पड़ा, क्योंकि मेरे 18वें जन्मदिन में कुछ टाइम बाकी था। रो मत काजल, और डर भी मत। तू एक काम कर, तू वापस चली जा, और जितना हो सके उस आदमी से दूर रह। तुम्हारे 18 साल के होते ही हम शादी कर लेंगे, प्रॉमिस। और उसके बाद ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं पुलिस वाले को बार बार कह रही थी कि मेरे बाबा गंदे हैं, गलत आदमी है। काजल, क्या तुमने उस पुलिस वाले को यह बताया था कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे साथ बलात्कार कर रहे हैं? नहीं सर, कोशिश करने से पहले ही चुप हो गई। तो डर, ऊपर से शर्म, और हर बात पे एक ही बात दोहराई जाती थी कि मैं नाबालिग हूं, मुझे अपनी माँ बाप की बात सुननी चाहिए। कैसे माँ बाप सर? इस इंसान को कोई बाप कैसे बोल सकता है जो अपनी बेटियों का रेप करता है? लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उस दिन अगर मैंने पुलिस स्टेशन में पूरी दुनिया के सामने चीख चीख के बोल दिया होता कि ये आदमी आनंद शर्मा मेरा रेपिस्ट है, तो आज मेरी बहन यहाँ को इतने साल इस जानवर को झेलना नहीं पड़ता। शर्म आ रही है मुझे खुद।
मैं इतनी कमजोर बहन निकली। शर्म आ रही है कि मेरी माँ मुझसे भी कमजोर निकली। बस साहब, बस और मत मारो साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास करो, बेटियां है मेरी। और मत मारो साहब, मेरे शरीर और दिल दोनों में बहुत दर्द हो रहा है साहब। साले, दर्द हो रहा है तुझे? हाँ, दर्द का मतलब भी समझता है तू? जो घाव तूने अपनी बेटियों को दिए ना, दर्द उसे कहते हैं। नेहा की मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई है हमने, कसम से कहता हूं, इतने साल के ड्यूटी में तेरे जैसा गिरा हुआ, घटिया और कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अरे बाप क्या होता है, इंसान क्या होता है, बस साले तू क्या है? नेहा, तुम हमारे साथ रह सकती हो। यहाँ रहना पसंद करोगी? यहाँ तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे, स्कूल भी यहीं से आया जाया करोगी, और तुम्हारी बहन काजल वो भी यहाँ आकर तुमसे बराबर मिलती रहेगी। मुझे माफ कर दे नेहा, मैं अपनी दुख दर्द में इतनी खो गई कि मैंने ये सोचा ही नहीं कि अगर वो मुझे बर्बाद कर सकता है, वो तुझे क्यों छोड़ेगा? आज मैंने पहले ही शोर मचाया होता, कम से कम तू तो बच जाती। मुझे पता नहीं था कि आप इस सब की वजह से घर छोड़कर गई हैं, वरना मैं सबसे पहले आप ही के पास आती। जब माँ ने मदद नहीं की तो मुझे लगा अब मेरी मदद और कोई नहीं करेगा। चूंकि नम्रता पर 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है, इसलिए उस पर चुप रहकर एक जुर्म को छिपाने के चार्जेस नहीं लगाए गए। नेहा धीरे धीरे वापस नॉर्मल होने की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश कर रही है। एनजीओ की तरफ से, स्कूल की तरफ से और उसकी बहन काजल की तरफ से उसे काफी प्रोत्साहन मिलता है। मैडम, मैं बोलूं? नेहा की मां नम्रता ने पुलिस को बताया कि वो नेहा को ऐसी दवाई देती थी जिससे कि उसके पीरियड्स नॉर्मल आते रहे। नम्रता इस बात पर अड़ी रही कि नेहा ने उसे 1 साल पहले अपने बलात्कार के बारे में नहीं बताया था। दूसरी ओर नेहा ये बात दावे के साथ कहती रही कि उसने अपनी मां को बताया था, लेकिन वो चुप रही और नेहा को भी चुप करा दिया। आनंद ने भी कन्फेस नहीं किया कि वो नेहा या काजल का रेप करता था। नेहा के पिता आनंद शर्मा पर आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार के चार्जेस लगाए गए हैं और साथ ही उसे पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है। ये केस नेहा और काजल के स्टेटमेंट और मेडिकल रिपोर्ट्स के बेसिस पर ट्रायल पर आएगा। सही स्पर्श, गलत स्पर्श, गुड टच, बैड टच, देश के हर बच्चे को इन 2 किस्म के स्पर्शों के बीच का अंतर सिखाना हम सबका दायित्व है। सिर्फ 3 बंदरों की तरह बुरा ना देखना, ना बोलना, ना सुनना काफी नहीं है, बल्कि आज के जमाने में हानिकारक भी है। जब तक बच्चों के साथ बुरा होता देखकर, उनके निशब्द दर्द को सुनकर हम चिल्लाएंगे नहीं, उन मासूमों को चिल्लाने की आवाज नहीं देंगे, तब तक बच्चों का यौन शोषण तो कम होने से रहा। देश भर में कई संस्थाएं सेक्सुअल अवेयरनेस वर्कशॉप चला रही हैं। बच्चों को यौन भक्षकों से आगाह करना और अपने आप को सुरक्षित रखने की ट्रेनिंग उतनी ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की पढ़ाई लिखाई। कुछ लोग सवाल करते हैं कि 6, 8, 10 साल की उम्र में जिस्मानी रिश्तों और स्पर्श के बारे में बातचीत करना क्या उचित है? अगर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के आंकड़े देखे जाएं तो ये बिल्कुल ही उचित है। देश के हाई कोर्ट्स में, मेडिकल कम्युनिटी में, टीचिंग कम्युनिटी में, हर जगह इस तरह के अवेयरनेस वर्कशॉप्स की सराहना हो रही है और क्राइम पेट्रोल भी इन सभी संस्थाओं को सैल्यूट करता है। हम सैल्यूट करते हैं नेहा की स्कूल टीचर को, जिसने गुरु होने का अपना सच्चा धर्म निभाया। अपनी स्टूडेंट को वो मजबूत सहारा दिया, वो विश्वास भरा माहौल दिया, जिसकी वजह से नेहा दर्द के निशब्द अंधकार से निकलकर अपनी दर्द भरी खाई को
समाज की रोशनी में ला सके। 3 साल पहले मेरे बाबा चल बसे। उनके अचानक चले जाने से हमारी ज़िंदगी जैसे बिखर सी गई। किसी अपने को खो देने के दुख के साथ चिंता ये भी होती है कि उस इंसान के साथ उसके किए वादे, उसका कर्ज सब। आई 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 अपने बाबा को खोने के 3 साल बाद एक शाम जब सुनील पवार अपने ऑफिस से घर लौटा तो उसने अपनी मां मनीषा पवार को मरा हुआ पाया। किसी ने बड़ी बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी थी। सुनील रोजाना दिन में एक बार ऑफिस से अपनी मां से फोन पर बात जरूर करता था। उस दिन भी उसने फोन किया था, लेकिन उस दिन उसकी मां ने फोन नहीं उठाया। 1:30 बजे हमारे ऑफिस में लंच ब्रेक होता है। मैं हमेशा आई को लंच के पहले फ़ोन करता हूँ, आज भी किया था, लेकिन उसने उठाया नहीं। मैंने सोचा सो रही होगी। दोबारा फ़ोन करने की कोशिश नहीं की? मैंने सोचा थोड़ी देर बाद फ़ोन करूँगा, फिर काम में बिज़ी हो गया और बाद में भूल गया। तुम्हारी आई कानों में बालियां पहनती थी क्या? जी सर, लेकिन मैं जब यहाँ पे आया तब नहीं थी। सर ये राइट हैंड का हैंड ग्लव मिला है, शायद कातिल का है। अंगूठे के पास से फटा और खून के निशान भी है। शायद वार करते वक्त कातिल को भी चोट लगी होगी। सुनील, तुम अपनी चाबी इस्तेमाल करके घर के अंदर आए? सर कई बार बेल बजाने के बाद भी आई ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो मैं अपनी चाबी से खोला। कुल मिलाकर कितनी चाबियां हैं घर की? बस 2 ही है, एक मेरे पास रहती है और एक आई के पास। तुम दोनों के अलावा और कोई भी रहता है घर में? जी नहीं सर, मेरी बड़ी बहन है रोहिणी। पिछले साल उसकी शादी हो गई, तब से मैं और मेरी आई हम दोनों ही रहते हैं। रोहिणी नायगांव में अपने पति के साथ रहती है। मैंने उसको फ़ोन किया था, वो बस आती ही होगी। सुनील,
सुनील, आई कहाँ है? क्या हुआ उसे? सुनील, यही है तुम्हारी बहन रोहिणी? जी। सर, दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री का निशान नहीं मिला। सर, फर्श पे कुछ अखबार मिले हैं, ये आज का अखबार। सर, इसके बीच के कुछ पन्ने गायब हैं। सुनील, तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद यहाँ कोई आने वाला था क्या? कोई रिश्तेदार, पहचान वाला, दोस्त? तुम्हारी आई ने तुमसे कुछ ऐसा बताया था? नहीं सर। हाँ सर, आई ने कहा था कि वो इलेक्ट्रिशियन को बुलाने वाली थी। आई, निकल रहा हूं मैं, कुछ लाना है आते वक्त। बोल के क्या फायदा है? 3 दिन से ये ट्यूबलाइट बंद पड़ी है। कितनी बार तुम्हें याद दिलाए इलेक्ट्रिशियन को बुला ले। रास्ते में ही तो दुकान पड़ती है, लेकिन तुझे याद रहे तब ना। अगर आई, एक तो सुबह सुबह बस पकड़ने की जल्दी होती है, बाद में गर्दी में खिचखिच होती है, दिमाग से निकल जाता है बस। लेकिन आज आते वक्त ना मैं... तू रहने दे, मैं करवा लूंगी ये काम। इलेक्ट्रिशियन को फोन करूंगी और ये ट्यूबलाइट ठीक करवा लूंगी। ट्यूबलाइट तो ऑन है, मतलब इलेक्ट्रिशियन आया था? हाँ सर, आया होगा, क्योंकि सुबह तक तो ये लाइट नहीं चल रही थी। कहाँ से बुलाने वाली थी इलेक्ट्रिशियन को? सर, यहीं पास में न्यूट्रेड इलेक्ट्रिकल्स नाम का शॉप है। सर, ये थैली। सर, पता नहीं इस पर पहले ध्यान ही नहीं गया। सुनील, ये तुम्हारी है? नहीं सर। सर, हो सकता है हथियारा लाया हो और जल्दबाजी में भूल गया होगा। ये भूल उसे अब बहुत महंगी पड़ेगी। क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच? क्या बात हो गई साहब? आपने बीएम नगर में मनीषा पवार के घर लाइट ठीक करने किसको भेजा था? दोपहर में 2 लड़के गए थे मेरे यहाँ से, अजय और नीतीश। कहाँ है वो दोनों? वो दोनों तो शाम को जल्दी निकल गए। उनका एड्रेस और फोन नंबर तो होगा? वो दोनों इधर ही रेखा नगर में रहते हैं। पक्का एड्रेस तो मालूम नहीं, लेकिन उनका फोन नंबर है। आई के सारे गहने गायब है। कुछ 15,000 कैश थे, वो भी नहीं मिल रहे। कुछ अंदाजे बता सकते हैं कितने के गहने होंगे? रोहिणी बता सकती है। सर, ये सागर शायद किसी दर्जी का नाम लगता है जिसने शर्ट सी होंगी। सिर्फ नाम है सागर, एड्रेस नहीं है। इसका एड्रेस पता करो। सर, ऐसे तो बहुत होंगे। दर्जी के दुकान के अलावा घर घर में भी काम करने वाले होते हैं या? और सागर की दुकान होगी शायद, या शायद ये भी घर से काम करता हो। ये दर्जी उस आदमी को जरूर जानता हो और यही हमें हथियारे तक पहुंचाएगा। इस सागर टेरर का एड्रेस मुझे जल्द से जल्द चाहिए। बीएम नगर और उसके आसपास के इलाके से शुरू करो। क्लियर? सर। कानों की बालियां जो लाश से निकाली गई थी और अलमारी के जेवर, ये सब मिला के करीब 2.25 लाख के गहने चोरी हुए और 15,000 कैश। आपने कहा कि आपकी 3 शर्ट और 1 टी-शर्ट गायब होगी, पर अजीब बात है, ये हत्यारा शर्ट क्यों लेके जाएगा? आपने ठीक से चेक किया था? मुझे याद है, मैंने अपने हाथों से अलमारी में रखे थे। इकड़े से ही करा। नहीं, इलेक्ट्रिक की दुकान के मालिक के पास पूरा एड्रेस नहीं, सिर्फ ये पता चला है कि वो कहीं रेखा नगर में रहते हैं। अब से तेरा काम शुरू होता पंकज। इससे पहले कि वो शहर से बाहर निकले, उन्हें पकड़कर अंदर करना है। अभी लग जाता हूँ साहब, ये रेखा नगर में अपना थोड़ा सेटिंग भी है, बस थोड़ा टाइम दो। सर, वो दोनों इलेक्ट्रिशियन जो मनीषा पवार जी के घर गए, उनका नाम अजय और नितेश है। दोनों के फोन स्विच ऑफ पड़े। अजय और नितेश जब लाइट ठीक करने वहां गए होंगे तो उन्होंने पैसे या जेवर वहां देखे होंगे। नीयत खराब हुई होगी, सोचा होगा बूढ़ी औरत है, अकेली है, आराम से भाग निकलेंगे। लेकिन जल्दबाजी में कोई एक अपने कपड़े की थैली वहीं भूल गया। हाँ पंकज, बोल। ये दोनों तो हलवा निकले, हलवा। ये अजय और नितेश है ना, दोनों पड़ोसी हैं, एक ही चाल में रहते हैं और अभी घर पर ही है। मुझे पूरा एड्रेस है। सब ठीक से रख लिया ना? हाँ सब ठीक से रख लिया, फिक्र मत करो।
अरे दीपा जल्दी कर, ट्रेन का टाइम हो रहा है। ये क्या कर रही है तू? अभी तो बंद किया था इसे, और कितने कपड़े ठूसेगी इसमें? बस हो गया, ये आखिरी। अजय जी कहिए। नितेश जी। तो भागने की तैयारी हो रही थी? क्या कह रहे हैं साहब, भाग के कहाँ जाएंगे? आज दोपहर को कहाँ गया था? हम उस घर में गए थे, वहां पर लाइट भी ठीक किया मैंने और अजय ने। और एक खून भी। किसका खून? क्या कह रहे हैं साहब? अब बहुत देर हो चुकी है। ये तब पूछना था जब सामान समेट कर यहाँ से भागने की प्लानिंग हो रही थी। कोई प्लान नहीं था भागने का साहब। और क्यों भागेंगे? हाँ साहब, हमारी बीवी मायके जा रही है, हम कहीं नहीं जा रहे साहब। हम सच कह रहे हैं साहब, ये कहीं नहीं आ रहे थे। वो हम तो अजय की बीवी मालती के साथ अपने गांव जा रहे हैं। मैं और अजय यही हैं, हम तो बस इनको स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। ये देखिए साहब, हमारे पास ट्रेन का कंफर्म टिकट भी है। खाली दीपा का ही टिकट है साहब। साहब इन्हें छोड़ दीजिए साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया है साहब, छोड़ दीजिए। इन्होंने कुछ नहीं किया है साहब। साहब हमने लाइट रिपेयर किया, माजी से अपना पैसा लिया और चले आए साहब। चालू कर। लो माजी, चालू हो गया। मैंने बोला था ना कि स्टार्टर डालना पड़ेगा। अब तो ठीक चलेगी ना? माजी नया स्टार्टर डाला है इसमें, वो भी ओरिजिनल, 6 महीने की गारंटी भी है इसकी। ये लो। नमस्ते माजी, आजा। निकलते वक्त कुछ भूले तो नहीं थे वहां? नहीं साहब, हम कुछ नहीं भूले। कैसे मारा मनीषा पवार को और जेवर कहां छुपाए? देखो जो भी सच है वो कर दो, क्योंकि अगर मैंने रिपेयरिंग की ना तुम दोनों की, तो तुम्हारी बॉडी में जितने भी वायर्स हैं ना, सब शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। साहब हम सच कह रहे हैं, हमने किसी को नहीं मारा, कोई गलत काम नहीं किया साहब हमने। साहब आपने हमारा घर उलट पुलट करके देख लिया, उस घर के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है साहब। अश्विन सर, कपड़े मैले हो गए इनके, जरा नई शर्ट तो लेकर आओ इनके लिए। साहब ये शर्ट मेरी नहीं है साहब। शर्ट उतार। ये पहन। अगर ये तुझे फिट आ गई ना, तो जेल में तेरे लिए वर्दी सी नाप की बन जाएगी। तू पहन। पहन। बना डाल। सर दरअसल। क्या दरअसल? दरअसल वो शर्ट। शर्ट? क्या शर्ट? सर दरअसल ये शर्ट कांस्टेबल मोरे की है। क्या? हाँ सर, अभी उसी का फोन आया था, उसने ही बताया। अरे कामले यार, एक थैली था मेरा, वो बीएम नगर में चेकिंग करने गए थे ना, वहाँ सोफे पर रखा था, लेना भूल गया। उसमें शर्ट था यार मेरा। उस पर सागर टेलर का टैग लगा था क्या? हाँ हाँ वही, मेरे यहाँ का दर्जी है वो। सर मोरे अपनी ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, तभी ये बीएम नगर का केस आ गया, तो टीम के साथ वो भी वहाँ आ गया और अपनी थैली भी लेके आया था, और बाद में वो थैली वहीं भूल गया। जिस सुराग को आधार मानकर केस की तहकीकात की जा रही थी, दरअसल वो सुराग था ही नहीं। 2 इलेक्ट्रीशियंस जो शक के दायरे में थे, वो भी बिल्कुल निर्दोष निकले। एक बात तो बिल्कुल तय थी कि गुनहगार कोई जान पहचान का था,
जो दिन दहाड़े बड़ी आसानी से घर में दाखिल हुआ और लूट और हत्या को अंजाम देकर फरार हो गया। घर में भी फोर्स एंट्री नहीं है डॉक्टर। विक्टिम ने खुद दरवाजा खोलकर हत्यारे को अंदर लिया और हत्यारे ने जब अचानक से हमला किया तो खुद को बचा नहीं पाई। इस ग्लव पे जो खून लगा है साफ नहीं है। श्योरिटी से कह नहीं सकते कि ये विक्टिम का खून है या किसी और का। मैं श्योर हूं डॉक्टर, ये ग्लव और इस पर लगा हुआ खून हत्यारे का ही है। अगर ये मर्डर प्लान था तो हत्यारा पूरी तैयारी के साथ आया होगा। ये राइट हैंड का ग्लव है तो लेफ्ट हैंड का ग्लव भी कहीं जरूर होगा। मैं श्योर हूं डॉक्टर, हमला करते वक्त हत्यारे के राइट हैंड में चोट लगी होगी। दैट मेक्स सेंस, क्योंकि विक्टिम के पेट पे चाकू से कई वार किए गए। डॉक्टर मर्डर अंदाजन किस टाइम का होगा? 27 जून की दोपहर को करीब 1 से 2 बजे के आसपास। विक्टिम के पेट से खाने के ट्रेसेस भी मिले। शायद थोड़ी देर पहले खाना खाया था, डाइजेशन भी नहीं हुआ था। 3 साल पहले मनीषा ताई के पति गुजर गए। बेटी की 1 साल पहले शादी हो गई। तब से बस माँ और बेटा दोनों ही थे। सुनील का उसकी माँ के साथ क्या कभी किसी बात को लेकर झगड़ा होता था? साहब कभी देखा सुना तो नहीं हम लोगों ने। मेरे हिसाब से तो सुनील अपनी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। बहन की शादी भी उसने बहुत धूमधाम से की थी। मनीषा जी के गुजर जाने के बाद इस घर का मालिक कौन होगा? दोनों भाई बहन या सिर्फ सुनील? मेरे ख्याल से तो सिर्फ सुनील ही होगा। सुनील बहुत अच्छा लड़का है। मनीषा ताई के मुंह से हमेशा उसकी तारीफ ही सुनी थी। ये मनीषा जी के पति अनिल क्या काम करते हैं? मकान दलाली का काम था उनका। भले लोग हैं सब, किसी को किसी के साथ लड़ते झगड़ते नहीं देखा। उनका कोई और रिश्तेदार है यहाँ? बाबा के मौत के बाद सब रिश्तेदार दूर के ही रह गए सर, जिन्हें सिर्फ त्योहार या फिर शादी में मिलना होता है। कोई जान पहचान वाला जो घर में आता जाता हो, रोज ना सही कभी कभार आता जाता हो? ऐसा तो कोई याद नहीं आ रहा है मुझे। सुनील दिन दहाड़े बिना जबरदस्ती के कोई तुम्हारे घर में दाखिल होता है। जाहिर सी बात है तुम्हारी आई उसे जानती थी, तभी तो घर में अंदर आने दिया। तुम्ही ने बताया कि करीब 2 लाख रुपए की चोरी हुई तुम्हारे घर से। कोई तो था जो तुमसे तुम्हारी आई से काफी नाराज था। याद करो सुनील, कभी कुछ हुआ था ऐसा? कौन हो सकता है? जी मेरा नाम विक्रम गायकवाड़ है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। रोहिणी, तुम्हारी आई के गुजर जाने के बाद तुम्हारी आई का घर तुम्हारे भाई सुनील का होगा, ये जानती हो तुम? जी, तो क्या हुआ? ये तो तुम हमें बताओगी। आखिर तुम्हारा भी हक बनता है उस घर पर। बुरा तो तुम्हें लग रहा हो। जी बिल्कुल नहीं, मैं अपने पति के साथ अपने घर में बहुत खुश हूँ। अगर वो घर सुनील को मिलता है तो मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। तुम्हें ना से, पर किसी को तो तकलीफ थी, तुम्हारे भाई सुनील से, तुम्हारी आई से, या शायद तुम्हारे पिता से। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। किसी को आई बाबा से क्या तकलीफ हो सकती है? वो दोनों तो बहुत ही सीधे इंसान थे। लेकिन ये केस इतना सीधा नहीं है रोहिणी, अभी हमारी छानबीन चल रही है। अगर तुम्हें कुछ याद आता है तो सबसे पहले हमें बताना। मैं करवा लूंगी ये काम। इलेक्ट्रिशियन को फोन करूंगी और ये ट्यूबलाइट ठीक करवा लूंगी। जाहिर सी बात है तुम्हारी आई उसे जानती थी, तभी तो घर में अंदर आने दिया। सर फूट फूट के रो रहा था। ऐसा लग रहा था सुनील और रोहिणी से ज्यादा उसे दुख हुआ मनीषा जी के मरने पर। और उसका रोना सुनकर मेरा ध्यान गया तो मैंने देखा कि उसके दाहिने हाथ के अंगूठे पर एक पट्टी बंधी थी। कौन था वो? सर मैंने पता किया, वो सुनील के पिताजी का चचेरा भाई है, नरेश पवार। नरेश काका जी, वो मेरे बाबा के चचेरे भाई हैं। उनकी तुम्हारे बाबा या फिर आई से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पर जब मेरे बाबा जिंदा थे तो वो उन्हें मिलने आते रहते थे, और बाबा की मौत के बाद वो शायद ही कभी हमसे मिलने आए होंगे। कत्ल के दिन दोपहर को वो यहाँ पर आए थे क्या? सर, क्या आपको सच में लगता है कि नरेश काका ने मेरी आई को मारा है? थी क्या उनके पास कोई वजह ऐसा करने की? वो टैक्सी चलाता है, कुछ दोस्त यार है उसके। अक्सर ये उनके साथ बैठ के पत्ते खेलता है, शराब पीता है। घर में बीवी है और एक 16 साल की बेटी। बीवी का नाम आरती पवार है और बेटी का नाम निशा पवार।
निशा कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है। लेकिन नरेश पवार अपने चचेरे भाई की बीवी को क्यों मारेगा? सर ये तो नहीं पता चला। जी बेटा, आई और बाबा हैं घर पे? बाबा तो काम पर गए हैं, पर आई है घर पे। मुझे डर था कि एक ना एक दिन आप लोग यहाँ जरूर आएंगे। ऐसा क्यों लगता था आपको? क्या जानती हैं आप? देवा, देवा मला माफ कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ? कोई डरावना सपना देखा क्या? मुझे नहीं पता क्या किया है इन्होंने, लेकिन कोई बात तो है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ये हाल कब से है उनका? उनकी भाभी मनीषा पवार की मौत के बाद से? हाँ, शायद तभी से। हाँ आरती बोलो। सुनिए, आप जल्दी से घर आ जाइए। क्यों, क्या बात है? वो निशा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। निशा? क्या हुआ निशा को? पता नहीं, पर उसे बहुत तेज बुखार है। आप जल्दी घर आ जाइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आ रहे वो। कौन है आप लोग? हम क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच? क्या बात है साहब? ये क्या हुआ भाव? चोट लगी है क्या? हाँ, वो ये गाड़ी का टायर बदलते वक्त थोड़ा लगा है। लगता है घाव अभी तक भरा नहीं है। कब की बात है भाव? हो गए 5-6 दिन, हफ्ता। फिर तो किसी न किसी डॉक्टर के पास भी गए होंगे मरहम पट्टी के लिए। जी। कहाँ? ये कोने में ना डॉक्टर। नाम क्या है डॉक्टर? परतुरे, डॉक्टर गणेश परतुरे। अश्विन सर, नरेश भाव की जरा गाड़ी तो चेक करो। क्या बात है साहब? ये क्या ढूंढ रहे गाड़ी में? नरेश भाव, जेबर और सुनील की शर्ट्स हमें आपके घर से पहले ही मिल चुकी हैं, जो आप उसके घर से उठाकर लाए थे अपनी मनीषा भाभी का कत्ल करने के बाद। सारे सबूत सामने। आपके चेहरे का उड़ा हुआ रंग आधी दास्तां तो वैसे ही बयां कर रहा है। बेहतर यही होगा कि आप अपना गुनाह कबूल कर लें। मैं नहीं मारा उसको, मैं नहीं मारा मनीषा भाभी को। उसका मरा हुआ चेहरा अभी भी मेरे आंखों के सामने आता है। दिन रात एक बोझ सा महसूस होता है, गुनाह का बोझ। सब भगवान कभी माफ नहीं करेगा मेरे इस गुनाह को। मैं मानता हूं आपको पछतावा है इस बात का,
लेकिन ये सब करने के पीछे वजह क्या थी? मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए थे साहब। मनीषा पवार ने आपसे पैसे लिए थे? अरे भाऊ, कसं आहे तुम्ही? या ना आत या. लेकिन भाऊ, मेहरबानी करके वही बात फिर से शुरू मत करना. तो खत्म कर दो ना उस बात को. क्या खत्म करूं? आप समझते क्यों नहीं? बार बार उसी बात को लेकर आप झगड़ने क्यों आ जाते हैं यहाँ? तो और क्या करूं मैं? तुम समझते क्यों नहीं हो? नुकसान मेरा हुआ है ना. मैंने आपसे कितनी बार कहा, आपके भाव ने मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं की थी, और आज जब वो नहीं है आप मेरे पीछे पड़े पैसे लौटाने के लिए. ये बात ठीक है क्या भाऊ? मैं कहां से लौटाऊंगी पैसे? रोहिणी की शादी में खर्चा करने के लिए तुम्हारे पास पैसे थे, और मेरा कर्जा चुकाने के लिए पैसे नहीं तुम्हारे पास. भाऊ बस, मैंने आपसे कर्जा नहीं लिया था, और मेहरबानी करके इस बात को यही खत्म कर दीजिए. अनिल ने मुझसे कहा था कि वो मेरे सारे पैसे लौटाएगा. उसने मुझसे वादा किया था कि थोड़ा थोड़ा करके वो मेरे सारे पैसे लौटाएगा. भाऊ, ये दस्ताने क्यों पहन रहे हैं आप? आज मैं मेरे पैसे लेकर ही रहूंगा. भाऊ, भाऊ ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा. भाऊ, मैंने कितनी बार कहा आपसे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है. मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा. नहीं भाऊ, भाऊ, भाऊ वही रहना, नजदीक मत आना. वापस लौटते वक्त मैंने मेरी शर्ट और चाकू कचरे के डब्बे में फेंक दिया. सुनील की टी शर्ट मुझे छोटी हो रही थी, तो रास्ते में बदलकर मैंने उसकी शर्ट पहन ली. हाँ, मैंने ये क्या कर दिया था? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए थे साहब. किस बात के पैसे? क्या आपके चचेरे भाई अनिल ने आपसे कोई कर्ज लिया था? नहीं साहब, लेकिन वो मेरा कर्जदार था. उसी की वजह से मैंने मेरे पैसे खोए. मेरी सारी जमा पूंजी खो दी मैंने. क्या सच में भाव इतना ऊपर जाएगा? हाँ, वो ब्रोकर राघव है ना, वो गारंटी दे रहा है. अभी अभी दोस्ती हुई है, लेकिन आदमी काफ़ी पहुंचा हुआ है. मार्केट की सारी खबरें रखता है. बोरीवली में 8 लाख में फ्लैट, इतना सस्ता? लेकिन क्या फ़ायदा? पैसा कमाने के लिए भी तो पैसा होना चाहिए. मेरे पास नहीं है. अनिल, वो भाव पक्का ऊपर जाएगा? अरे वो राघव कह रहा था 1 साल में कम से कम 1.5 गुना तो पक्का हुआ. इतना ही नहीं है, उसने खुद ने अपने लिए 2 फ्लैट बुक करवाए. मैं पैसे लगा दूं? तेरे पास है तो लगा. मेरे पास होते तो पक्का लगाता हूँ. पर पैसे मुझे अगले हफ्ते तक मिल जाने चाहिए. पार्टी को ये बात क्लियर कर दिया ना? हाँ ठीक है, तो सौदा तय कर लो. पैसे मुझे सोमवार तक मिलने चाहिए, ठीक है? ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे पास बस एक ही तो जमीन है जिसे हमें हर महीने एक भाड़ा मिलता है.
और फल देने वाले पेड़ को कोई काटता है क्या? आरती, तू समझती नहीं है, ये काम मैंने बहुत सोच समझ के किया है। उस जमीन का हमें 6 लाख रुपए मिल रहा है, थोड़ा और जोर देंगे ना तो 2 लाख और निकल आएंगे। अरे 8 लाख में बोरीवली में फ्लैट होगा हमारा, जिसका भाव 1 साल में कम से कम 12 लाख रुपए होगा। मतलब 1 साल में 4 लाख का फायदा। ये सब कल की बातें हैं, किसे पता कल क्या होगा। आज हर महीने उस जमीन से हमें 5,000 रुपए मिल रहे हैं और आपकी कमाई इतनी है नहीं। उस जमीन से ही तो हमारे सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। वो जमीन ही बेच देंगे तो कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तू बहुत डरती है, जरा ये भी तो सोचना कि हम छोटी जगह बेच के बड़ी जगह में जा रहे हैं। कल को वो फ्लैट अपने हाथ में आ जाएगा ना तो ये घर हम लोग भाड़े पे दे देंगे। 7-8 हज़ार रुपए भाड़ा मिलेगा इसका। ऊपर से हम लोग 1 BHK में शिफ्ट हो जाएंगे, वो अलग। ये सब आप ही जानो। मैं तो बस इतना कहूंगी कि जो कुछ करना है सोच समझ कर करना। सोचने वाले सोचते रह जाएंगे। आरती, ये वक्त कुछ करने का है। नमस्कार राघव भाई। नमस्कार नरेश भाऊ, नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया। ये 8 लाख रुपए लाया हूँ मैं। ये फ्लैट मैंने कब से आपके लिए रोक के रखा है नरेश भाऊ। कितनी सारी पार्टियां आई थी बीच में। बिल्डर भी बड़ा उतावला हो रहा है पेमेंट के लिए। अब मैं आज ही ये सारा पेमेंट बिल्डर के यहाँ जमा करवा दूंगा। अगले हफ्ते तक आपके पेपर तैयार हो जाएंगे। समझ लो फ्लैट आपका होगा। मुबारक। राघव भाई, भाव पक्का बढ़ेगा ना? पक्का नरेश भाऊ, एकदम पक्का। यूँ समझ लो आपने मिट्टी के भाव सोना खरीदा है। और मेरी बात याद रखना, ये फ्लैट नहीं जैकपॉट है जो आपको लग चुका है। ये पैसे गिन लीजिए। नरेश भाऊ, बाद में गिन लेंगे। अभी पब्लिक में गिनना थोड़ा सेफ नहीं रहेगा। और वैसे भी मुझे पता है पैसे पूरे ही होंगे। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद न राघव मिला न वो फ्लैट और न मेरे पैसे। जो फ्लैट राघव आपको बेच रहा था वो आपने देखा तो होगा? नहीं सर, सब मुझे अनिल पर भरोसा था और अनिल को राघव पर। लेकिन वो राघव वो धोखेबाज निकला। तो आपको लगता है कि आपके चचेरे भाई अनिल भी इस धोखे में शामिल थे? नहीं सर, अनिल मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता था। लेकिन ये जो भी हुआ ना, उसका जिम्मेदार अनिल था। उसी ने फ्लैट की बात की थी, उसी ने मुझे राघव से मिलवाया था। सारी गलती अनिल की थी और उसने अपनी गलती कबूल भी की थी। अनिल, मैंने मेरी पुश्तैनी जमीन बेच दी, आरती के गहने बेच दिए। कंगाल हो गया हूं मैं, पूरी तरह कंगाल। कुछ नहीं बचा मेरे पास। नरेश, मैं समझता हूँ ये राघव इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा पता नहीं था। अरे तुम्हें तो पता होना चाहिए था, तुम्हारे लाइन का ही है ना वो। मैंने तुम पे भरोसा करके उसको पैसे दिए थे, तुम पे भरोसा करके। जानता हूँ नरेश, सिर्फ तुम्हें नहीं बहुत सारे लोगों को चुना लगाया उसने। काफी लोगों के पैसे डुबाए। उसने मेरे पैसे नहीं डुबाए, मुझे पूरी तरह डुबा दिया है। इसमें मेरी क्या गलती थी बताना? यही ना कि मैंने तेरी बात मान ली, तुझ पे भरोसा किया। मानता हूँ नरेश, गलती हो गई मुझसे। गलती मान लेने से बात खत्म नहीं होगी। मुझे मेरे पैसे ला कर दे। वो राघव को ढूंढ, तू कुछ भी कर, पुलिस के पास जा, लेकिन मुझे मेरे पैसे ला कर दे। देख अनिल, मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो मैं कुछ ना कुछ कर बैठूंगा, बोल देता हूँ। हाँ, ऐसा मत बोल नरेश। मैं हूं ना, मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा। तुझे मेरे पैसे लौटा नहीं होंगे और तू ही लौटाएगा मुझे। मैं बोल रहा हूं ना, मैं लौटा दूंगा तेरे पैसे, लेकिन अभी मेरे पास पैसे है नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा करके लौटा दूंगा, ठीक है? देख, फिर एक बार भरोसा कर रहा हूं मैं तुझ पर। इस बार धोखा मत देना। तुझे मेरे पैसे लौटा नहीं होंगे, समझ ले। ये मेरा कर्ज है तुझ पर। उसने फिर मुझे धोखा दिया, वादा निभाने से पहले चला गया हमेशा के लिए। आपके साथ जो हुआ उसका अफसोस था आपके भाई को। वो अपने आप को कसूरवार मान रहे थे, इसलिए आपको पैसे देने के लिए राजी हो गए। अभी आपकी बदकिस्मती थी कि वो जल्दी चल बसे, लेकिन उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया आपको। सब वो तो मरकर मुसीबतों से छूट गया, लेकिन मुझे जीते जी मार गया। मुझे मेरा घर बेचना पड़ा, बेटी और बीवी के साथ छोटे घर में रहना पड़ा। मेरी हालत और भी बदतर हो गई साहब।
बेटी की पढ़ाई, उसकी शादी, सारे सपने तहस नहस हो गए साहब, अनिल की वजह से। अब आप अपने आप को दिलासा देने के लिए चाहे अपने भाई को कितना भी कोसो, पर सच ये है कि दोष सिर्फ आपके भाई अनिल का ही नहीं है। आपकी आंखों पर भी लालच की पट्टी बंधी थी। मैं मानता हूं जिस एजेंट से आपके भाई ने आपको मिलवाया वो फ्रॉड निकला, पर एक बात बताइए, क्या उन्होंने आपको फोर्स किया था फ्लैट खरीदने के लिए, दबाव डाला था आप पर, या उन्होंने आपसे मना किया था कि एजेंट को पैसे देने से पहले फ्लैट को मत देखो? क्या उन्होंने आपसे ये कहा था कि जमीन बेचकर फ्लैट खरीदो? लेकिन साहब उसने अपनी गलती मान ली थी, वो पैसे लौटाने के लिए तैयार था। लेकिन उनके गुजर जाने के बाद बात वहीं खत्म हो गई। उन्होंने आपसे कोई कर्ज नहीं लिया था कि उनके जाने के बाद उनकी बीवी या उनका बेटा चुका था। आपने खुद कहा कि आपकी मनीषा भाभी को इस सौदे के बारे में कुछ नहीं मालूम था, तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी आपको पैसे देने की। और आपने कैसे सोच लिया कि उनको मार कर, उनके घर को लूट कर आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई साहब, मैं ऐसे नहीं करना चाहता था। पता नहीं मेरे से ये सब कैसे हुआ। मैंने कितनी बार कहा था इनसे, जो चला गया वो हमारा था ही नहीं। माना कि ये इतना आसान नहीं था, लेकिन हमारे पास जो कुछ बचा था उतने में गुजारा हो जाता था। अपनी भूल को भूल पाना इतना आसान नहीं होता है आरती जी, और अपनी भूल के लिए दूसरों को कसूरवार ठहराना बहुत आसान होता है। और वही क्या उन्होंने। लेकिन ऐसे किसी को मारकर क्या मिला उन्हें? ऐसा कैसे सोच लिया उन्होंने? और अगर इस तरह पैसे मिल भी जाते तो वो हमारे किस काम आते? मुझे भी आई ने कभी नहीं बताया नरेश काका के बारे में। अगर बाबा ने गलती की भी थी तो। नहीं सुनील, बाबा की कोई गलती नहीं थी। नरेश काका ने खुद अपनी मर्जी से वो पैसे इन्वेस्ट किए थे। ये तो बाबा का बड़प्पन था जो वो उन पैसों को वापस करने के लिए मान गए, वरना ये बाबा की कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना थी। लेकिन आई ने क्या बिगाड़ा था उनका? उसे किस बात की सजा मिली? काश नरेश काका ने मुझसे कहा होता। पता नहीं मैं उनकी मदद कर पाता भी या नहीं, लेकिन एक बार तो बताया होता। इस तरह आई को मार के क्या मिला उनको? नरेश पवार पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और धारा 397 के तहत लूट और लूट के लिए गंभीर नुकसान पहुंचाने के चार्जेस लगाए गए हैं। नरेश इस वक्त न्यायिक हिरासत में है और वो अपने किए पर बहुत पछता रहा है। नरेश ने एक निर्दोष बुजुर्ग औरत की जान ले ली जो अपने पति और नरेश के बीच हुए समझौते से बिल्कुल बेखबर थी। वो नहीं जानती थी कि उसके मरहूम पति ने नरेश से क्या वादा किया था। अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी सारी बचत को गवा देना किसी भी इंसान की हिम्मत तोड़ सकता है, लेकिन अगर कोई भी इंसान बिना सोचे समझे, बिना जाने परखे कहीं पर भी निवेश करता है तो ये दरअसल निवेश नहीं, उसकी नादानी है, और उस नादानी के लिए वो खुद जिम्मेदार है, ना कि कोई और। आप ये कह सकते हैं कि राघव जैसे धोखेबाजों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और हम भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हैं। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि अपनी पूंजी को किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले हमें खुद बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। देखा जाए तो इस तरह के फ्रॉड को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमेशा ऐसे धोखे एक छलावे की तरह होते हैं जिसमें हकीकत से परे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, और ये वादे सिर्फ जुबानी होते हैं, लिखित में इनका कोई प्रमाण नहीं दिया जाता। इन धोखेबाजों का मकसद सिर्फ शिकार की आंखों पर लालच का चश्मा चढ़ाना होता है ताकि जमीनी सच्चाई उसे नजर ही ना आए। इन शॉर्ट बात बहुत ही सिंपल है। अगर कोई बड़े बोल और मीठी जुबान से ये कहता है कि ये इन्वेस्ट करने की वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, तो आप समझ लीजिए कि ये कोई मौका नहीं
बल्कि शायद बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। जितना ज्यादा लुभावना ऑफर, समझ लीजिए उतना ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।